हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन सीरीज में पूछा था कि आपको जो क्वेश्चन सीरीज चाहिए या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लास चाहिए, तो अधिकतर जो कमेंट आए हैं वो इसी पे आए कि हमें क्वेश्चन सीरीज भी चाहिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी इंक्लूड होने चाहिए। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे तैयार करे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम के बारे में, जिससे एग्ज़ाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली में पूछा गया लिथियम से रिलेटेड, एम्स जोधपुर में, ये फिर एम्स दिल्ली में दूसरी बार एग्ज़ाम में, और ये डीएसएसबी के एग्ज़ाम में। यानी कि जो लिथियम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लिथियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस लिथियम में से बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ। हम इस तरीके से इस लिथियम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लिथियम कौन सी कैटेगरी की ड्रग में आता है? एंटीमेनिक ड्रग। जब हम एंटीमेनिक ड्रग देते हैं, यानी कि मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए जो हम थेरेपी यूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीमेनिक ड्रग। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? जो भी मैं स्लाइड पे लिखूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इधर उधर से ज़्यादा इसमें डिटेल ऐड नहीं करूँगा, वही डिटेल इसमें मैं कोशिश करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक चीज़ डिटेल यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। एंटीमेनिक ड्रग को और किस नाम से जाना जाता है? आल्सो नोन एज मूड स्टेबलाइजर। इसके सेकंड नेम में से क्वेश्चन आता है कि एंटीमेनिक ड्रग का दूसरा नाम और कौन सा होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? मूड स्टेबलाइजर ड्रग भी बोलते हैं एंटीमेनिक ड्रग को, ठीक है। इतना आपको पता है। अब एंटीमेनिक ड्रग के इंडिकेशंस क्या क्या हैं? एंटीमेनिक ड्रग के अगर हम इंडिकेशंस की बात करें, इंडिकेशंस का मतलब होता है कि किन किन डिसऑर्डर या किन किन कंडीशन के अंदर हम एंटीमेनिक ड्रग्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो होता है आपका BPAD, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। और इसके अंदर भी कौन सी फेज के अंदर देते हैं हम? दो फेज होती है, एक डिप्रेसिव फेज होती है और एक मेनिक फेज होती है। तो क्योंकि एंटीमेनिक मेनिया के लिए ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर मेनिक फेज के अंदर हम इसको देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एक्यूट मेनिया के अंदर हम एंटीमेनिक ड्रग को यूज करते हैं। एक्यूट मेनिया की DOC है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। एक्यूट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्यूट मेनिया की DOC कौन सी है? वो होती है आपकी एंटीमेनिक ड्रग जो लिथियम है। और तीसरा अगर हम इंडिकेशन बात करें तो सीजो अफेक्टिव सीजोमेनिक डिजीज के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं एंटीमेनिक ड्रग्स को। इसमें से कितने MCQ बनते हैं? एक ही MCQ बनता है कि एंटीमेनिक ड्रग को और किस नाम से जाना जाता है, और एक लिथियम कौन सी ड्रग आती है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग आती है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है। तो कौन सी कैटेगरी में आता है? एंटीमेनिक ड्रग में। एंटीमेनिक ड्रग का दूसरा नाम क्या है? मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, ये भी MCQ पूछा जाता है, ठीक है। और MCQ का प्रूफ मैंने दे दिया है, क्वेश्चन आपको बताया मैंने। और एक्यूट मेनिया की DOC के रूप में भी एंटीमेनिक ड्रग का यूज किया जाता है, DOC ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और MCQ बनता है कि एंटीमेनिक ड्रग का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसके अंदर हम दो कैटेगरी पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, वो है लिथियम। तो पहला कैटेगरी होती है इसकी लिथियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इसकी कैटेगरी होती है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, ठीक है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा है? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। दिल्ली एम्स ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि सबको पता है कि लिथियम का जो यूज है वो एंटीमेनिक ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन दिल्ली एम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथियम के अलावा और कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको हम एंटीमेनिक ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिथियम के बारे में सब पढ़ के गए थे, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है जिसको हम एंटीमेनिक ड्रग में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, दिल्ली एम्स ने पूछा था जब इंडिविजुअल एग्जाम करवाता था। कार्बामेजापिन, ठीक है। सोडियम वेलप्रोइट, तो उन्होंने डायरेक्ट कैटेगरी से पूछा था कि कौन सी एक और कैटेगरी की ड्रग है जो एंटीमेनिक ड्रग के रूप में हम यूज कर सकते हैं। लिथियम तो हम करते हैं, ये सबको हम सबको पता है, लेकिन और कौन सी है? वो है एंटी कन्वर्जेंट। और एक इसके अंदर और पढ़े हम लेमोट्रिजीन। तो ये तीन ड्रग आती है एंटी कन्वर्जेंट में जो हम एंटीमेनिक के रूप में यूज करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ है, एग्जाम पॉइंट से याद रखना है। तो स्लाइड में मैंने जो भी लिखा है, कुछ भी हम इधर उधर की फालतू की बात नहीं करेंगे। लिथियम में से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, याद रखना है। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, हमारा फोकस होगा इस लिथियम पे। एंटीमेनिक में से बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे लिथियम के ऊपर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिथियम के बारे में। इतना हमने पता कर लिया कि लिथियम क्या है, एक एंटीमेनिक ड्रग है। और क्या एमसीक्यू इसमें से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम क्या है, ओनली ड्रग है जो आयनिक फॉर्म में दी जाती है। ओनली आयनिक ड्रग है लिथियम, यानी कि जो हम जिसको जिस फॉर्म में देंगे, इसको किस फॉर्म में देते हैं, आयन की फॉर्म में। जो हम लिखते हैं इस तरीके से लिथियम प्लस, ठीक है। तो ओनली ड्रग है जो आयनिक फॉर्म में दी जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है कि लिथियम की जो किस फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कि किसके साथ में इसको दिया जाता है। तो लिथियम किसके साथ में दिया जाता है, लिथियम हमेशा दो चीजों के साथ दिया जाता है। एक होता है आपका कार्बोनेट, यानी कि जो ड्रग होती है वो किस फॉर्म में आती है, कार्बोनेट। तो किस तरीके से आएगा, लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में और ड्रग हमें अवेलेबल होती है। और एक होता है सिट्रेट। तो जो एमसीक्यू इसमें से पूछा गया था वो ये पूछा था कि लिथियम के साथ हम कार्बोनेट ऐड करके क्यों देते हैं। इसका एमसीक्यू क्या था कि लिथियम के साथ वाई वी ऐड कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा बिकॉज क्यों देते हैं हम, अगर हम लिथियम देंगे तो ये गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, तो हम इसलिए देते हैं बिकॉज इट इनहिबिट, यानी कि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन को रोकने के लिए हम कार्बोनेट की फॉर्म में लिथियम को देते हैं। इतना समझ में आ गया। अगर हम लिथियम केवल लिथियम के फॉर्म में अगर किसी पेशेंट को ड्रग देंगे तो वो क्या करती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, इसलिए हम उसके साथ हम कार्बोनेट कंबाइंड करके देते हैं। और जो मैक्सिमम जो यूज की जाती है वो लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में यूज की जाती है, और कभी कभी सिट्रेट की फॉर्म में भी यूज की जाती है। इसमें से यही दो एमसीक्यू बनते हैं, एक आयनिक ड्रग का बनता है और एक कार्बोनेट फॉर्म में लिथियम दी जाती है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो लिथियम का नॉर्मल लेवल है उसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा आपको कंफ्यूजन होता है। तो हम दो लेवल की हम बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं प्रोफाइलैक्टिक लेवल, यानी कि किसी पेशेंट को डिजीज हुई नहीं है और उसके प्रिवेंट करने के लिए हम पहले ही वो ड्रग अगर हम दे रहे हैं, तो जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं वैसे ही हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर ड्रग देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोफाइलैक्टिक ड्रग। तो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग के लिए इसको जो नॉर्मल लेवल होगा, प्रोफाइलैक्टिक लेवल कौन सा होगा लिथियम का, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है प्रोफाइलैक्टिक लेवल पे से। पीजीआई चंडीगढ़ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 0.5 to 0.8, और इसकी आपको जो यूनिट भी याद रखनी है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना प्रोफाइलैक्टिक लेवल कौन सा होता है। 0.5 to 0.8 होता है लिथियम का प्रोफाइलैक्टिक लेवल। अब हम बात करते हैं दूसरा नॉर्मल लेवल कौन सा होता है, थ्योरेटिक लेवल, यानी कि जब ट्रीटमेंट के रूप में हम लिथियम को देते हैं तो कितना ब्लड के अंदर इसका नॉर्मल लेवल रहना चाहिए। लेवल का मतलब आप समझ गए कि ब्लड के अंदर किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू, जैसे हम सोडियम की पढ़ते हैं तो सोडियम की हम 135 to 145 होती है, इतनी कांस्टेंट रहती है। वैसे ही किसी ड्रग को देने के बाद में उसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू ब्लड के अंदर रहनी चाहिए। तो थ्योरेटिक लेवल की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दिल्ली एम्स और जोधपुर एम्स दोनों में एमसीक्यू पूछा गया और पटना एम्स के अंदर भी, तो आपको ये याद रखना है। दोनों ही एमसीक्यू है, अलग अलग है। प्रोफाइलैक्टिक लेवल पूछे तो आपको ये करना है, और थ्योरेटिक लेवल इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्रोफाइलैक्टिक हम प्रिवेंट करने के लिए हम लिथियम को देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि लिथियम का अगर नॉर्मल लेवल है तो टॉक्सिसिटी की हम बात करते हैं कि टॉक्सिसिटी का लेवल हमें कितने पे देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में। एक एमसीक्यू लिथियम में से अगर पूछा जाता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लिथियम टॉक्सिसिटी में से कोई एमसीक्यू आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। तो अगर हम बात करते हैं लिथियम के लेवल की बात, तो लिथियम टॉक्सिसिटी कितने पे होती है, हमने बात करी नॉर्मल लेवल कितना था, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड से पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो अगर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी। यानी कि लिथियम का लेवल अगर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब इसके तीन अलग अलग लेवल होते हैं। पहले हम बात करें कि माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी हम किसको बोलेंगे, अगर लिथियम का लेवल ब्लड में 1.52 से लेके 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको यूनिट पे ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथियम का नॉर्मल लेवल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देगा आपको 0.8 to 1.2 mg/dl। अब आपको सिर्फ वैल्यू याद है तो आप इसको करेक्ट करके आ जाओगे, जबकि रॉन्ग आंसर है क्योंकि इसमें यूनिट mg/dl में है। तो आपको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडरेट टॉक्सिसिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी। तो मॉडरेट टॉक्सिसिटी के अंदर लिथियम का वैल्यू जो नॉर्मल लेवल होगा, सॉरी जो अब नॉर्मल लेवल होगा वो कितना होगा, 2.0 to 2.5
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इतना लेवल हो गया है लिथियम का तो उसको बोल देते हैं मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी। सीवियर कितने पे बोल देंगे, अगर मोर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर लिथियम का लेवल ब्लड में हो गया है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है, याद रखना है, ठीक है। सारी चीजें स्लाइड पे लिखी हुई एमसीक्यू है। और एक और चीज आती है कि अगर लिथियम का हमें डायलिसिस की जरूरत कब होती है, मोर देन 4.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर लिथियम का लेवल ब्लड में हो गया है तो पेशेंट को क्या है, नीड किसकी डायलिसिस की, यानी डायलिसिस वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया है, इसलिए हमें डायलिसिस के थ्रू इस लिथियम को हमें एक्सक्रीट आउट या फिल्टर करना होगा, ठीक है। तो ये लिथियम टॉक्सिसिटी की हमने बात करी है। अब हम बात करते हैं कि अगर लिथियम टॉक्सिसिटी होती है तो उसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे भी आता है कि लिथियम टॉक्सिसिटी का सिम्टम पहला कौन सा होता है, लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर लिथियम का नॉर्मल लेवल यानी कि 1.5 से अगर ज्यादा हो गया तो लिथियम टॉक्सिसिटी के कुछ सिम्टम देखे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी। तो सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है, वो आपके जीआई सिस्टम को। यह भी एमसीक्यू है कि जो लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है वो किस सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, आपके जीआई सिस्टम को, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। और लिथियम टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम है वो कौन कौन से देखने में मिलते हैं, फर्स्ट टॉक्सिसिटी सिम्टम बोलते हैं इनको, फर्स्ट टॉक्सिसिटी सिम्टम। यानी कि जो लिथियम की अगर टॉक्सिसिटी होती है तो हमें फर्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। यूजुअली हर ड्रग्स के फर्स्ट सिम्टम में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि फर्स्ट सिम्टम कौन सा अपीयर होता है किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पे। तो जो होगा वो नॉर्मल जो सिम्टम होते हैं जीआई के, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन, ये 4 सिम्टम है जो लिथियम टॉक्सिसिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब लिथियम का लेवल कब हो जाता है, कितना हो जाता है, 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये लिथियम टॉक्सिसिटी होती है और इसके सिम्टम हमें देखने को मिलती है। और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं और किस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ब्रेन को भी लिथियम टॉक्सिसिटी अफेक्ट करती है। और उसमें क्या हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही है तो ये ट्रेमर्स हमें देखने को मिलेंगे और टेंडन जो रिफ्लेक्स हमारे वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, याद रखना है, ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखवा रहा हूँ अलग अलग सिम्टम की, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो इनमें से पूछा जाता है कि नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, एब्डोमिनल पेन लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में बात करी, इसके नॉर्मल लेवल, अब नॉर्मल लेवल के बारे में बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम की अगर हम डोज देंगे पेशेंट को, लिथियम की अगर डोज देंगे तो कितनी होगी, नॉर्मल डोज कितनी होगी, वो लेवल था ब्लड के अंदर। अब हम बात करेंगे कि डोज कितनी होती है लिथियम की नॉर्मल। तो ये डोज होती है आपकी 900 टू 900, यानी कि इतनी डोज हम पेशेंट को रूटीन डोज हम देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो इस डोज के अंदर अंदर हम देंगे 900 टू 2100 mg के अंदर हम देते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको याद रखना है, कितना देंगे हम, 900 टू 2100। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एमसीक्यू मैकेनिज्म एक्शन में से पूछा गया था, क्योंकि लिथियम का हमें पता नहीं हम किस में इसको यूज कर रहे हैं, मेनिया के अंदर। और मेनिया के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज होता है सबसे ज्यादा, तो हम बात करें तो सेरोटोनिन। और कौन सा होता है, और बात करें तो नॉर एड्रेनलिन और कुछ केस में डोपामिन जो सिजोफ्रेनिया में इंक्रीज होता है, लेकिन हम बात करें तो 2 ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो ये जो क्या करता है लिथियम, जैसे मान लीजिए ये आपकी न्यूरॉन है और न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक बल्ब है और ये सिनेप्सिस से वाला एरिया है और ये दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, ठीक है, यहाँ से दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे नॉन एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, ऑलरेडी मेनिया के अंदर नॉन एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो लिथियम क्या करेगा, इनिबिट कर देगा किस चीज को, इसके रिलीज को, इनिबिट द रिलीज ऑफ। इसी तरीके से एमसीक्यू आएगा, क्या मैकेनिज्म एक्शन, नॉन एपिनेफ्रिन फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको मैं समझाता हूं आपको, इसका मतलब क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, बस इतना ही मैकेनिज्म एक्शन है, ताकि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर नॉन एड्रेनलिन का लेवल कम हो जाए। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे
नॉन एड्रेनलिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक न्यूरॉन है और ये सिनेप्सिस है। सिनेप्सिस के पहले वाले न्यूरॉन को हमने क्या बोला, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और सिनेप्सिस के बाद वाले न्यूरॉन को बोला हमने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। हमें क्या करना है, हमें नॉन एड्रेनलिन को कम करना है। तो यहाँ पे से जो नॉन एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, ये क्या करेगा, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ से नॉन एड्रेनलिन के रिलीज को कम कर देगा। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे यहाँ पे नॉन एड्रेनलिन लेवल बाइंड नहीं हो पाएगा और नॉन एड्रेनलिन इवेंचुअली कम हो जाता है। और इतना सा ही इसका मैकेनिज्म एक्शन है। बस इतना ही एमसीक्यू से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि अगर लिथियम में से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन कहां से आता है, लिथियम के टॉक्सिसिटी इंटरेक्शन पे से। ठीक है, तो लिथियम कौन कौन सी ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो लिथियम के इंटरेक्शन में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। हम बात करते हैं लिथियम के इंटरेक्शंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा लीजिए, 5 स्टार एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, क्या एमसीक्यू पूछा जाएगा, सोडियम का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है लिथियम के साथ में। जब आप एमसीक्यू करोगे, जब मैं इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा, तब आप इसका आंसर दे पाओगे। मान लीजिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप नेफ्रॉन होती है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बोमन कैप्सूल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये होगी इसकी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग डक्ट, ये इसके पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। ठीक है, इसको हम रफली इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया ये कौन सा है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। ये वाला कौन सा है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, और ये ग्लोमेरुलस। बस ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोडियम जो है, जो लिथियम है, वो सोडियम के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, और ये यहाँ पे हमें बना देता हूँ, जैसे कि आपका ये आपकी ब्लड वेसल्स है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ सोडियम भी प्रेजेंट है, और जो हम लिथियम दे रहे हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि हम जो भी ड्रग लेते हैं जो भी सारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है। जो पीसीटी है आपकी, पीसीटी पे एक स्पेशल टाइप का पंप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पंप। ठीक है, सोडियम पंप। ज्यादा डिटेल में पंप के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब हम डायरेटिक पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो मान लीजिए एक सोडियम पंप है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए इस ब्लड वेसल से इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आ रहा है फिल्टर होने के लिए, यहाँ से ब्लड आ रहा है, एरो की तरह आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे ब्लड आया। नॉर्मली मान लीजिए किसी पेशेंट को अभी तक लिथियम नहीं चल रहा है, अभी नॉर्मल फिनोमेना की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जो सोडियम है ये क्या करता है, पीसीटी के अंदर जो सोडियम पंप है एक्स्ट्रा सोडियम को यहाँ पे अब्जॉर्व करता है, क्योंकि हमें सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है पीसीटी का, और ये रीअब्जॉर्व करके कहाँ डालता रहता है, ब्लड के अंदर। क्यों, क्योंकि ताकि सोडियम का लॉस नहीं हो और हमें हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन नहीं हो। इतना आपको समझ में आ गया, ये नॉर्मल फिनोमिना है। क्या होगा, ब्लड के अंदर जो भी हमारा सोडियम मेंटेन है, जो हम डाइट के थ्रू, सॉल्ट के थ्रू हम मेंटेन करके रखते हैं, वो अगर जब नेफ्रॉन के अंदर जाता है फिल्टर होने के लिए, तो वहां पे एक सोडियम पंप होता है, और सोडियम पंप होता है तो वो इसको क्या करता है, नॉर्मली रीअब्जॉर्ब करता रहता है। और कुछ जैसे मान लीजिए अगर 100% सोडियम यहाँ आया है तो 70% वो वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और जो जितना एक्सक्रीट आउट करना होता है वो कर देता है। मान लीजिए 30% जो बचा सोडियम इस तरीके से आगे मूव होता हुआ हमारी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नॉर्मल फिनोमेना है। अब होता क्या है, मान लीजिए एक पेशेंट है, उसका सोडियम लेवल कम है, और उस पेशेंट की कंडीशन है जिसको हम बोल देते हैं हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रीमिया किसको बोलते हैं हम, नॉर्मल लेवल से अगर ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाए तो हम इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। नॉर्मल कितना होता है, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल लेवल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर अब इंटरेक्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी दिल्ली एम्स और जितने भी नॉर्थ सेट के एग्जाम होते हैं, इसी में से सबसे पहले इंटरेक्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखना है लिथियम जब टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर वो लिथियम चल रही किसी पेशेंट को। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें इतना ध्यान रखना क्यों पड़ता है। मान लीजिए ये किसी पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई। ठीक है, तो अगर ब्लड के अंदर सोडियम कम है तो जो पीसीटी है यहाँ भी सोडियम कम आएगा, क्योंकि जितना आना चाहिए मान लें यहाँ पे 70% ही आ रहा है। अब जैसे ही सोडियम यहाँ पे आता है पीसीटी के पास, पीसीटी को पता चल जाता है, ये पीसीटी का बेस्ट फ्रेंड होता है सोडियम। ठीक है, पीसीटी को जैसे ही पता चला कि सोडियम ब्लड के अंदर कम है, तो पीसीटी को, अब जैसे पीसीटी एक्टिवेट हो गई, अब पीसीटी क्या करेगी,
रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी सोडियम का। क्यों बढ़ा देगी? क्योंकि ब्लड के अंदर कम है, जो जितना थोड़ा बहुत पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी में लॉस हो रहा था, इसको भी क्या कर देगी? रोक देगी। कि पहले तो क्या हो रहा था, 100% आ रहा था तो 70% रीअब्जॉर्ब कर लेती और 30% एक्सक्रीट आउट कर लेती। लेकिन अब क्या हो रहा है, पीसीटी को पता है कि ब्लड में सोडियम का लेवल कम है, तो ये क्या करेगी? पूरा जितना भी आ रहा है, जैसे 70% इसके पास है, तो सारा ये अब्जॉर्ब करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म में बॉडी का कोई भी चीज़ कम होती है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। ये नॉर्मल फिनोमिना, अभी तक लिथियम इसके अंदर अभी रोल आया नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमिना की बात कर रहा हूँ। अगर किसी पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है तो वो क्या करेगी? पीसीटी साथ साथ सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी ताकि ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल नॉर्मल रह सके। अब हम बात करते हैं, अब आता है यहाँ पे लिथियम का रोल। मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स है, इसी को हम मिनी डायग्राम बनाते हैं यहीं पे। ये आपका बोमन कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी हो गई, ये लूप ऑफ हेनले और ये डीसीटी, ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इस एरिया की, जहाँ पे पीसीटी है, जहाँ पे सोडियम पंप है, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर ये सोडियम पंप से सोडियम ले लेके इस तरीके से डाल रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, मान लीजिए किसी पेशेंट को लिथियम थेरेपी चल रही है, तो जैसे सोडियम पीसीटी का बेस्ट फ्रेंड है, वैसे ही लिथियम सोडियम का बेस्ट फ्रेंड होता है। यानी कि सोडियम लिथियम को अकेला नहीं छोड़ता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। तो ऐसा पेशेंट जिसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया है, अगर पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया, तो अब क्या होगा, ये पीसीटी क्या करेगी, यहां से जो अपना नॉर्मल काम कर रही थी कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी। लेकिन अगर किसी पेशेंट में लिथियम चल रहा है तो वो लिथियम भी साथ साथ में रीअब्जॉर्ब होगा, साथ साथ में लिथियम का अब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देगी। यहाँ पे इस तरीके से इसको समझिए कि मान लीजिए ये बोमन कैप्सूल है, ये आपकी पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये ब्लड वेसल्स है। तो ये क्या करेगी पीसीटी, यहाँ पे जो लिथियम आया, जो नॉर्मली फिल्टर होने के लिए आता है, कुछ लिथियम में रख लेती है और कुछ एक्सक्रीट आउट कर देती है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि सोडियम कम है तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो सोडियम अपने साथ साथ किसको बाइंड करके ले जाएगा? लिथियम को भी, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और कहाँ डालेगा? ब्लड में। तो अब होना क्या चाहिए था, मान लीजिए जो आपकी नेफ्रॉन है, ब्लड के अंदर 100% लिथियम हमने डोज ली, उसमें से 70% नॉर्मली, मान लीजिए 60% अब्जॉर्ब हो रहा था और 40% एक्सक्रीट आउट होना था लिथियम को, ये नॉर्मल फिनोमिना था। अब क्योंकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया है, तो सोडियम क्या करता है? लिथियम को अपने साथ पकड़ के ले जाता है। तो जो 100% हम लिथियम देंगे, हमें रिक्वायरमेंट कितने की है बॉडी में? 60% की, और 40% बॉडी बाहर निकाल देती है। अब क्या होगा, लिथियम का हमने 100% लिया और पीसीटी के पास पहुंचा, तो पीसीटी लिथियम के साथ, लिथियम को तो ऑब्जर्व कर रही है, सोडियम को ऑब्जर्व करने के साथ साथ इसको 70, 80, 90% तक ऑब्जर्व कर लेगी, जितना लिथियम हमें जरूरत भी नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लिथियम का लेवल नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिथियम और सोडियम बेस्ट फ्रेंड है। हाइपोनेट्रीमिया हुआ पेशेंट को, पीसीटी को पता चल गया, पीसीटी ने सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा, सोडियम लिथियम का बेस्ट फ्रेंड है, लिथियम को पकड़ के भी अपने साथ ब्लड में ले गया, नॉर्मल लेवल से ज्यादा होगा, लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको आंसर अगर आए तो लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो क्या होता है? सोडियम। यानी कि लिथियम जिस पेशेंट को चल रहा है उसको क्या करना है? हाइपोनेट्रीमिया से प्रिवेंट करना है। क्या करना है? हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट को नहीं होने देना है। यही एमसीक्यू बार बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस एसोसिएटेड विद लिथियम टॉक्सिसिटी। जहां लिथियम टॉक्सिसिटी और इलेक्ट्रोलाइट दो वर्ड दिखे, आंख बंद करके सोडियम करके आ जाना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पहला इंटरेक्शन क्या बात करी? लिथियम के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो पहला इंटरेक्शन कौन सा हुआ? सोडियम का इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा एमसीक्यू इसी में से पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसलिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में से क्या क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। अब हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आएगा इसके अंदर कि क्या एक पेशेंट है, उसको लिथियम चल रहा है, तो उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मॉनिटर द, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, मॉनिटर द सोडियम लेवल इन पेशेंट। क्लोज मॉनिटरिंग करनी, जैसे हमने डिजॉक्सिन हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि डिजॉक्सिन में क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। दो ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं ड्रग में से। डिजॉक्सिन में हमें पोटेशियम का ध्यान रखना होता है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है, और वैसे ही हमें लिथियम के अंदर सोडियम की क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है, हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। और पेशेंट को हम क्या देंगे? पूछ रहे कि डाइट कौन सी देंगे, तो सोडियम रिच डाइट हम देंगे, यानी कि कमी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोडियम रिच डाइट देंगे। तो ये दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बनती है, आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, छोटा सा एमसीक्यू कभी कभी पूछ लेगा इसमें। दूसरा इंटरेक्शन अगर हम बात करें तो ये होता है इंटरेक्शन विद एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लिथियम का एंटी डायूरेटिक हार्मोन के साथ भी लिथियम का इंटरेक्शन होता है।
नॉर्मली एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर बनता है। मान लीजिए बोमन कैप्सूल है, ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, ये लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे आते हैं आपकी कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ से फिर यूरिन बन के बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम बात करें कि जो ये डीसीटी है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडीएच रिसेप्टर। एडीएच रिसेप्टर। अब आपको इतना तो पता होगा कि एडीएच का नॉर्मल फंक्शन क्या है। एडीएच क्या करता है? इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी हमारी बॉडी से जो वाटर का लॉस हो रहा है इसको प्रिवेंट करता है और हमारी ब्लड के अंदर वाटर को रीअब्जॉर्ब करके डालता रहता है। इसीलिए इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? यूरिन का ज्यादा फॉर्मेशन होना, और जहाँ पे एंटी वर्ड लग जाए मतलब यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। क्योंकि ये ब्लड को, जो ब्लड में से एक्स्ट्रा फ्लूइड है नेफ्रॉन में से डाल रहा है ब्लड के अंदर, तो यूरिन में वाटर का लॉस कम होगा। इतना इसका नॉर्मल फंक्शन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो मान लीजिए अब लिथियम क्या करेगा, जो ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ये भी एमसीक्यू है, डीएच के रिसेप्टर होते हैं डीसीटी पे। ये डीसीटी आपकी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल, और ये पीसीटी। तो यहाँ पे एडीएच रिसेप्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिथियम आके बाइंड हो जाता है। लिथियम बाइंड हो जाता है तो लिथियम क्या करता है? लिथियम ब्लॉक्स एडीएच रिसेप्टर। अब आप खुद बताइए कि अगर लिथियम एडीएच के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा? तो लिथियम, तो जो एडीएच है अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, एडीएच अपना काम नहीं कर पाएगा। और एडीएच का काम क्या था? यूरिन में जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। तो यूरिन में एक्सेसिव फ्लूइड आएगा तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और इंक्रीज यूरिन आउटपुट अगर एडीएच की वजह से हो रहा है तो हम एक कंडीशन बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए लिथियम अगर पेशेंट को चल रहा है तो वो क्या कोज करता है उसके अंदर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सी अबनॉर्मलिटी कोज करता है? डायबिटीज इंसिपिडस। क्यों? क्योंकि एडीएच के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, उसको नॉर्मल काम नहीं करने देगा और डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसलिए लिथियम को, इस साइड इफेक्ट की वजह से लिथियम को ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। किसके अंदर? एक डिजीज होती है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, जिसके अंदर एडीएच ज्यादा बनने लग जाता है और यूरिन कम बनने लगता है। तो एडीएच जो ज्यादा बनने लग जाता है अगर लिथियम देंगे तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, एडीएच काम नहीं कर पाएगा। तो हम इस डिसऑर्डर में काम ले सकते हैं। तो दो एमसीक्यू बनता है कि लिथियम कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है? डायबिटीज इंसिपिडस। और कौन से डिसऑर्डर के और ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं? एसएआईडीएच। इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो इंट्रैक्शन हमने बात करी, एक सोडियम की, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम इंपॉर्टेंट था वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंट्रैक्शन की हम बात करें, इंट्रैक्शन विद डायूरेटिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वैसे ही है जैसे सोडियम का था। कैसे? अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका बोमन कैप्सूल है, ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, और यहाँ पे आ जाते हैं आपकी कलेक्टिंग डक्ट। कुछ इस तरीके का नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो ये हैं यहाँ पे पीसीटी के अंदर कौन से पंप होते हैं? सोडियम पंप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पीसीटी और सोडियम बेस्ट फ्रेंड आपको पता ही है, और सोडियम का बेस्ट फ्रेंड कौन है? लिथियम। अब इतना पता है। और ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर सोडियम भी है, हमने जो लिथियम लिया वो भी है। और अब हम पेशेंट को, अगर ये पेशेंट है, इसको अगर हमने, पेशेंट ने यहाँ पे डायूरेटिक खा लिया है, डायूरेटिक थेरेपी अगर पेशेंट को चला दी गई है, अब क्या होगा, जैसे ही डायूरेटिक का काम क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही डायूरेटिक जाता है, डायूरेटिक का काम क्या होता है? डायूरेटिक का काम होता है फ्लूइड का लॉस करवाना यूरिन के थ्रू, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस करवाएगा यूरिन के थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा यूरिन, एक्सेसिव इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यही तो करता है डायूरेटिक। जब किसी पेशेंट के अंदर एडिमा हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, एनएसआर का हो जाता है, तो हम डायूरेटिक देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी के अंदर भरा हुआ वो निकल जाए। तो अब होता क्या है, हम तो किसी अच्छे काम के लिए हम डायूरेटिक देते हैं पेशेंट को। मान ले पेशेंट को अंदर फ्लूइड भरा है और उसको निकालने के लिए हमने डायूरेटिक दे दी पेशेंट को, लेकिन ये चीज पीसीटी को नहीं पता। पीसीटी को तो वही करना है जो करेगी। तो पीसीटी के पास जैसे ही ये डायूरेटिक आएगा, ये क्या करेगा? फ्लूइड का एक्सक्रीट आउट कराएगा। लेकिन पीसीटी को अगर ये पता पड़ गया कि हमारे यूरिन से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो रहा है, और जो फ्लूइड जो जाता है सिंगल फॉर्म में नहीं जाता, ये अपने साथ सोडियम को भी लेके जाता है। इतना आपको पता है। सोडियम के कितने दोस्त हो गए? इस तरीके से याद रखो, सोडियम का एक दोस्त हो गया पीसीटी, बहुत क्लोज फ्रेंड है, जाने नहीं देती। पीसीटी क्या करती है? सोडियम को पकड़ पकड़ के वापस अंदर डाल देती है। नेक्स्ट होंगे वाटर।
वाटर भी बहुत अच्छा दोस्त है सोडियम का, वाटर जहाँ जाएगा सोडियम को पकड़ के लेके जाएगा। और तीसरा है सोडियम को बहुत अच्छा दोस्त है लिथियम, सोडियम जहाँ जाएगा वो लिथियम को पकड़ के लेके जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो डायूरेटिक क्या कर रहा है, फ्लूइड लॉस करवा रहा है, तो फ्लूइड लॉस करवाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि वाटर और सोडियम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्लूइड लॉस करवाएगा तो जो फ्लूइड जाएगा तो वो साथ साथ में सोडियम भी जा रहा है, सोडियम जा रहा है तो पीसीटी को पता पड़ गया, पीसीटी को लग जाता है बहुत, ये अच्छा नहीं लगता पीसीटी को। तो पीसीटी क्या करेगी, सोडियम जितना भी बचेगा उसको वापस रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। उसको कोई मतलब नहीं है डायूरेटिक चल रहा है, किसी काम के लिए हम दे रहे हैं, उसको सिर्फ सोडियम को नहीं जाने देना, क्योंकि सोडियम उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो क्या करेगी, वो बोलेगी मुझे कोई मतलब नहीं, आप डायूरेटिक दे रही है फ्लूइड लॉस कराने के लिए पेशेंट को एडिमा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सोडियम वो नहीं जाना चाहिए, जो आप फ्लूइड के साथ लेके जा रहे हो, मैं इसको रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दूंगी। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी बढ़ाएगी, साथ में सोडियम क्या बोलेगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं लिथियम को भी लेके जाऊंगा। और जैसे ही सोडियम लिथियम को लेके जाएगा तो वापस से यहाँ पे जैसे हाइपोनेट्रीमिया में हो रहा था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम टॉक्सिसिटी। इसलिए जो पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है उसको क्या अवॉइड करते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड डायूरेटिक थेरेपी। इतना समझ में आ गया। दो चीज, हाइपोनेट्रीमिया हमें क्लोजली मॉनिटर करना है, हाइपोनेट्रीमिया लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करवाता है, और डायूरेटिक थेरेपी में होल्ड करनी है, अगर लिथियम देना है तो ये भी टॉक्सिसिटी कॉज करवाता। इतना आपको समझ में आ गया। यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंट्रैक्शन बेस पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पूछा जाता है कि कोई पेशेंट को लिथियम थेरेपी चल रही है तो कौन सी ड्रग के लिए एडवाइस करेगी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, अवॉइड करना है डायूरेटिक थेरेपी को, अवॉइड, आपको पता चल गया क्यों देना है, क्यों अवॉइड करना है, अवॉइड डायूरेटिक थेरेपी, यानी कोई पेशेंट को लिथियम चल रहा है तो डायूरेटिक थेरेपी को अवॉइड करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। हमने 3 इंट्रैक्शन की बात कर ली और एक लास्ट इंट्रैक्शन हम बात कर लेते हैं जिसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये भी एमसीक्यू में पूछा गया था क्योंकि इसका डायरेक्ट ज़्यादा रोल नहीं होता है। ये क्या करता है, इंट्रैक्शन किसके साथ हम पढ़ते हैं, इंट्रैक्शन विद थायराइड ग्लैंड या थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो आपको पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन से बनता है, कि मान लीजिए आपका आयोडीन है और इसके साथ टायरोसिन बनता है, टायरोसिन बाइंड होता है और मोनोआइडो टायरोसिन बनाता है, और इसी तरह फिर बाद में इवेंचुअली T3 और T4 जो कि हमारे थायराइड हार्मोन है ये बनते हैं। तो जो आयोडीन बाइंड होता है टायरोसिन के साथ तभी तो थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन वो बन पाता है। तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम इस आयोडीन को थायरोक्सिन के साथ या टायरोसिन जो हमारा अमीनो एसिड है इसके साथ बाइंड नहीं होने देता है, इसको रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो थायराइड की जो हार्मोन है वो बन नहीं पाएंगे और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो क्या करता है लिथियम ब्लॉक्स आयोडाइजेशन, यानी आयोडाइजेशन किसको बोलेंगे, आयोडीन का टायरोसिन के साथ मिलना। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे T3 और T4 हार्मोन बनने के लिए बहुत जरूरी, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना वरना गोइटर हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं क्यों, क्योंकि आयोडीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है थायरोक्सिन वाले हार्मोन बनाने में। तो लिथियम क्या करता है, इस आयोडाइजेशन को ब्लॉक कर देता है और क्या कॉज कर देगा, जब आयोडाइजेशन नहीं होगा तो पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि T3 और T4 बन नहीं पाता, हाइपोथायरोडिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा गया है, थायराइड ग्लैंड पे कौन सी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है लिथियम, ऐसा एमसीक्यू आया था, तो कौन सा ग्लैंड होगा, हाइपोथायराइडिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। तो 4 इंट्रैक्शन की हमने बात करी। अगर लिथियम चल रहा है तो हमें क्या करना है, सोडियम पे ध्यान देना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाइपोनेट्रीमिया नहीं होना चाहिए, डायूरेटिक को अवॉइड करना है, ये भी लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये एडीएच के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो क्या कॉज कर देता है, डायबिटीज इंसिपिडस। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या करता है, हाइपोथायरोडिज्म। ये 4 इंट्रैक्शन पे से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई भी एमसीक्यू लिथियम में से ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा, इतना मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम के बारे में। एक और एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है कि लिथियम का कॉन्ट्राइंडिकेशन में पूछा जाता है, कि कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि हमें लिथियम कब नहीं देना है, अगर हम दे देंगे इसी कंडीशन में तो क्या डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रेगनेंसी के अंदर लिथियम अवॉइड करते हैं, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है लिथियम। क्यों, अगर हम प्रेगनेंसी में लिथियम देंगे तो क्या कॉज करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैंने टॉपिक इस तरीके से तैयार करा है कि सिर्फ एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे, वैसे तो लिथियम और भी ज़्यादा डिटेल में है लेकिन हम उनके बारे में बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एपिस्टिन एनोमलीज कॉज करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर हम लिथियम दे देते हैं, वैसे तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, अगर हम दे देते हैं तो क्या होगा, एपिस्टेन एनोमलीज कोज करता है। ये क्या है, कार्डियक कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होती है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। बस इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के नहीं पूछेगा कि लिथियम एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी, तो आएगा एपिस्टेन एनोमलीज। तो ये भी एमसीक्यू है, क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में लिथियम हम नहीं देते हैं। और इतना मैंने बता दिया कि 4 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट हमें होती है। और लास्ट हम बात करते हैं, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस लिथियम अगर पेशेंट को चल रहा है तो उसमें हमारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन हम बात करते हैं क्या होता है। लिथियम को सबसे पहले ये भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है कि लिथियम को हम कब देते हैं। तो लिथियम शुड बी गिवन विद फूड, यानी कि खाने के साथ में या खाने के तुरंत बाद में हम लिथियम देते हैं। ताकि क्यों, क्योंकि ये टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कार्बोनेट फॉर्म में देते हैं क्योंकि वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करता है। तो टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन, तो लिथियम क्या करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कोज करता है। और लिथियम टॉक्सिसिटी में भी हमने वही बात करी थी। तो लिथियम इज ऑलवेज गिव विद इमीडिएटली आफ्टर फूड या विद फूड, अलोंग विद फूड, ये दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीक्यू है याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम का, अगर मैं लेवल चेक करना, मान लीजिए हमने आज 1 तारीख और हमें लिथियम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करा है, तो हमें इसका थेरापेटिक लेवल अगर चेक करना है कि लिथियम की डोज हमने सही दी है नहीं है, या मैक्सिमम डोज पहुंची नहीं, तो हमें कब चेक करना है, तो ये हमें चेक करना है 12 to 24 आवर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस टाइम होता है लिथियम का मैक्सिमम थेरापेटिक लेवल पे लिथियम का लेवल पहुंच जाता है ड्रग देने के बाद में। तो हमें इससे पहले नहीं करना, इससे पहले देखेंगे तो हमें पता लगेगा। अगर हम इससे पहले चेक करेंगे तो जो ब्लड के अंदर लिथियम हमें कम दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अभी तक वो थेरापेटिक लेवल पे पहुंचा नहीं है, तो हम सोचेंगे कि लिथियम का लेवल हमने ड्रग कम दी है। तो हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हमेशा लिथियम देने के 12 से 24 घंटे के बाद में हम लिथियम का लेवल, सीरम लिथियम लेवल हम चेक करते हैं। तो ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि सीरम लिथियम लेवल लिथियम एडमिनिस्ट्रेशन के कितने बाद हम चेक करते हैं, 12 to 24 आवर्स। ये भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। और हमने बात कर ली टॉक्सिसिटी के बारे में, हमने पहले बता दी कि जीआई को ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंटी डिप्रेसेंट में भी इंपॉर्टेंट होती है। और मान लीजिए दो होता है, मान लीजिए आपका ये मूड है, ठीक है, अगर मूड जरूरत से ज़्यादा अगर प्लीजरेबल हो जाता है तो क्या कॉज हो जाता है, मेनिया। ठीक है, और इससे डाउन हो जाता है तो क्या हो जाता है, डिप्रेशन। इतना आपको पता है। अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है और हम एंटी डिप्रेशन दे रहे हैं तो उसका मूड कैसे जाने लगेगा, ऊपर की तरफ। तभी पेशेंट में क्या देखने को मिलती है, सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि उसका मूड धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो पेशेंट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है और एंटी डिप्रेशन चल रहा है तो हमें किस चीज़ के लिए मॉनिटर करना है, सुसाइडल टेंडेंसी। वैसे ही मेनिया में होता है, मेनिया में मूड एलिवेटेड था, हमने ड्रग दी, नॉर्मल आने लगा। जैसे नॉर्मल आने लगेगा तो पेशेंट के अंदर सुसाइड के थॉट आने लगेंगे, सुसाइडल टेंडेंसी आने लगेगी, क्योंकि इसका नॉर्मल हो रहा है मूड। तो यही इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनिटर द सुसाइडल टेंडेंसी। कभी भी जब मूड नॉर्मल होने लगता है तो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने लगती है, चाहे वो मेनिया में हो चाहे डिप्रेशन में हो। तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जब पेशेंट ही नहीं रहेगा तो हम कितना भी ट्रीटमेंट के लिए उससे क्या ही मतलब है। तो हमें सबसे पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें सुसाइडल टेंडेंसी को मॉनिटर करके रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ हम बात करें, फर्स्ट हमने क्या बात करी थी कि लिथियम को फूड के साथ देना है। सेकंड हमने बात करी कि 12 से 24 घंटे के बाद हमें मैक्सिमम लेवल चेक करना है। थर्ड, हमें सुसाइडल टेंडेंसी को मेजर करना है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हमने बात करी थी कि डायूरेटिक हमें अवॉइड करते हैं। डायूरेटिक के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ें जो हमें डायूरेसिस करवाती है, ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन करवाती है, फूड लॉस करवाती है, तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, जैसे टी, इससे डायूरेसिस होता है। कॉफ़ी, क्योंकि जब ये हम टी और कॉफ़ी अगर हम पेशेंट लेगा लिथियम के साथ में तो उसके साथ फ्लूइड लॉस होगा। फ्लूइड लॉस होगा तो सोडियम को लेके जाएगा, सोडियम को लेके जाएगा तो पीसीटी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी। सोडियम अपने साथ लिथियम लेगा और सोडियम अपने साथ लिथियम लेके आएगा और लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो हमें टी, कॉफ़ी और स्पेशली एल्कोहल जो कि यूरिन आउटपुट बढ़ाती है, जो चीज़ें हमें, और डायूरेटिक
ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, अवॉइड करनी होती है। क्यों? क्योंकि क्या करती है, लिथियम टॉक्सिसिटी। बस इतना ही इंटरेक्शन पे से क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट लास्ट जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मान लीजिए हमें लिथियम की डोज हम पेशेंट को रोज 8 PM पे दे रहे हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद, और वो डोज मिस हो गई, तो हम कितनी देर के अंदर अंदर उसको दे सकते हैं, विदिन 2 आवर्स। विदिन 2 आवर्स मिस्ड डोज ऑफ लिथियम शुड बी गिवन, ठीक है। इसके बाद में हमें कभी लिथियम नहीं देना, विदिन 2 आवर्स ही लिथियम की जो मिस्ड डोज है वो हम दे सकते हैं, 2 घंटे के बाद हम नहीं देते हैं। तो इतने ही एमसीक्यू लिथियम में से पूछा जाता है। इसके बाद आज तक कभी कोई एमसीक्यू लिथियम में से पूछा नहीं गया है। लिथियम अगर मैं समराइज करूं तो लिथियम की अगर टॉक्सिसिटी की बात करूं तो हमें क्या क्या अवॉइड करना है, हमें हाइपोनेट्रीमिया का ध्यान रखना है, पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया नहीं होना चाहिए। और हम बात करें कि हमें कौन कौन सी अवॉइडेंस पे ड्रग अवॉइडेंस पे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें लिथियम थेरेपी के साथ अवॉइड करनी है। तो फर्स्ट वैरायटी होगी हमारी डायूरेटिक, हमें डायूरेटिक नहीं देना है। और ड्रग्स में से क्वेश्चन आता है कई बार, वैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और एस इनहिबिटर, ये भी वही फ्लूइड लॉस या जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये भी हमें नहीं देना। ज़्यादा डिटेल में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनके बारे में बताया नहीं। और NSAIDs, अगर ड्रग्स में से पूछे कि कौन सी ड्रग अवॉइड करनी होती है लिथियम के टाइम पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 ऑप्शन में दे देगा और एक ऐसी ड्रग दे देगा जो हमें अवॉइड करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपका आंसर उसमें से एक होगा। तो ये 3 ड्रग है जो हमें अवॉइड करनी है जब लिथियम चल रहा हो, और हमें सोडियम की रिच डाइट देनी है हाइपोनेट्रीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। और क्या करता है, ये हाइपोथायराइडिज्म कोज करता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म ये कोज करता है। इसको फूड के साथ हमें देना होता है, ठीक है। इतना ही एमसीक्यूज लिथियम में से आज तक पूछे गए हैं। तो चलिए हम इसके बारे में हमने जितना भी डिस्कस किया, बस इससे ज़्यादा एमसीक्यू पूछे नहीं जाएंगे। तो सारे हमने लिथियम के बारे में डिस्कस कर लिया। तो हम देखते हैं कि क्या एमसीक्यू इसमें से पूछे गए हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं। तो ये कुछ एमसीक्यू मैंने तैयार की। ये एमसीक्यू पूछा गया था एम्स दिल्ली के अंदर, लिथियम के अंदर से क्या पूछा गया था कि विच इलेक्ट्रोलाइट हैज टू बी मेंटेन्ड इन लिथियम थेरेपी। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर अब आपको पता है, आपने लिथियम पढ़ लिया। तो सोडियम को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करके रखना है, जिसका नॉर्मल लेवल 135 टू 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर के बीच में होता है। इतना आपको मेंटेन करके रखना है। हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट को नहीं होना चाहिए। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछा गया था एम्स जोधपुर के अंदर। क्या क्वेश्चन था, द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेशेंट अबाउट द मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन। मैंने पहले बताया था कि मूड लिथियम जो एंटीमेनिक ड्रग है उनको मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग भी बोलते हैं, और लिथियम को कार्बोनेट की फॉर्म में देते हैं। तो ये पूछा गया कि मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग लिथियम कार्बोनेट हम दे रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड शी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। यानी कि कौन सी जो ड्रग है वो अवॉइड करने के लिए बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग क्या करती है, लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी डायूरेटिक, ऑप्शन डी एंटासिड। तो आप इजीली आंसर कर पा रहे हो इसको। मैंने इतने अच्छे से बार बार आपको बताया डायूरेटिक पेशेंट में अवॉइड करना है, ठीक है। ये इतना इजी हो गया क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि आपने लिथियम को पूरा पढ़ लिया। इसके बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एम्स जोधपुर में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया वापस एम्स दिल्ली का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट एडवाइस शुड ए नर्स गिव टू ए पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी। ऑप्शन ए ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, टेक मेडिकेशन आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील, टेक मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टमक, टेक हाई कैलोरीज डाइट। बताइए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, यानी कि पेशेंट को हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें पीसीटी हमारे वापस फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करने लग जाए सोडियम को, यानी कि हमारी बॉडी से अगर किसी भी तरीके से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो इसको प्रिवेंट करना है। मैक्सिमम ड्रिंक लॉट ऑफ, ये भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड करने लेना कि हमें पेशेंट को बताना कि ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना है लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ज़्यादा फ्लूइड बनेगा और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन के चांस कम होंगे। तो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ताकि पीसीटी को रीअब्जॉर्ब करना नहीं पड़ेगा सोडियम को। ये भी एम्स दिल्ली का क्वेश्चन था, और ये पूछा गया था डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हुआ था। इसमें A client is on lithium medication for 10 days. What does this indicate if his serum lithium level is 1.0 मिलीक्यूलेंट पर लीटर on the 10th day? यानी कि पेशेंट को लिथियम मेडिकेशन चल रही है 10 दिनों से,
और जब उसका लेवल चेक किया गया तो वो था 1.0 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। तो इसको देखकर हमें क्या पता लगता है, क्या ये एक लेबोरेटरी एरर है, टॉक्सिक डिसेंट है, अब नॉर्मल ड्रग रिएक्शन या थेरापेटिक ब्लड लेवल है? तो ऑफ कोर्स आपको पता है थेरापेटिक ब्लड लेवल है, क्योंकि हमने बात करी थी 0.5 to 0.8 तो होता है इसका प्रोफाइलेक्टिक लेवल, और 0.8 to 1.2 होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो होता है इसका नॉर्मल लेवल है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 1.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये क्या है, ये नॉर्मल लेवल है, तो ये थेरापेटिक लेवल है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। टॉक्सिसिटी होती है 1.5 से स्टार्ट और फिर बाद में माइल्ड मॉडरेट सीवियर तक जाती है, और 4 से ज़्यादा पे हमें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट हो जाती है। बस यही एमसीक्यू अभी तक आज तक लिथियम में से पूछे गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और जो पूछा गया वो पूछा था कि नॉर्मल लिथियम का थेरापेटिक लेवल कितना होता है, तो ये तो आपको नॉर्मल इजी एमसीक्यू है, आपको कर देना 0.8 to 1.0। तो आपको अगर ये एग्जैक्ट तो कई बार इस तरीके से पूछ लेगा कि नॉर्मल लेवल 1.0 to 1.2 ये ऑप्शन में आएगा, ये भी करेक्ट होगा क्योंकि इस रेंज के अंदर है। मान लीजिए ऑप्शन में ये है 0.6 to 1.2 और बाकी सारे 1.2 से ज़्यादा, तो ये भी नॉर्मल है। तो आपको एग्जैक्ट पे स्टिक होके नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये लेवल है तो इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको 1.2 से ज़्यादा नहीं जाना है एग्जाम में, ठीक है। और नीचे आप जा सकते हो लेकिन आप टॉक्सिसिटी के लेवल पे नहीं जा सकते। यही एमसीक्यू पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप कमेंट करके बताना कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। लिथियम में से बार बार इतने मैंने खुद आपको प्रूफ दिया है, इतने सारे एम्स में से एमसीक्यू पूछे गए हैं। टॉक्सिसिटी सिम्टम में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया कि फर्स्ट टॉक्सिसिटी सिम्टम कौन सा होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, तो कौन से सिस्टम को करता है, जीआई सिस्टम को। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा गया है लिथियम टॉक्सिसिटी को लेके। तो ये सारे एमसीक्यू पूछे गए मैंने आपको बता दिए, तो आपको अच्छे से लिथियम के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिथियम के बारे में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।